नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो 22 की फाइट और भौकाल है टाइट। तो भौकाल तो भैया सच में टाइट है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बिल्कुल बच चुकी है और सभी राजनीतिक दल और उनके नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए कमान संभाल चुके हैं। वहीं यूपी के राजनीतिक गलियारों में सियासत का केंद्र बिंदु कानपुर को माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर आ रहे हैं और बीजेपी यहीं से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है। तो वहीं आज एक महीने में दूसरी बार वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आज भी वो हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात वाराणसी को देने जा रहे हैं। तो वहीं अब यूपी का सियासी रण छोड़कर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। यूपी में कांग्रेस को इस समय राहुल गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो अपने संसदीय क्षेत्र संभाल रहे हैं। पीएम मोदी की रैली के जरिए बीजेपी की नजर बुंदेलखंड और मध्य यूपी पर है। तो वहीं बीजेपी औरैया, इटावा, उन्नाव सहित बुंदेलखंड के 2017 की तरह रिजल्ट हासिल करने की तैयारी में है। इन दिनों इलाकों में करीब 120 से अधिक सीटें हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 20% मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अभी तक बीजेपी मुस्लिम वोटों के बंटवारे से अपनी जीत की राह आसान करती रही है, लेकिन शायद इस बार उसे भी जीतने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत महसूस हो सकती है। इसलिए सूबे के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उसने करीब 50,000 बूथ छांटे हैं और इनमें से हर बूथ पर अपने मुस्लिम कार्यकर्ता को कम से कम 30 मुसलमानों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में चुनावी समीकरण बन रहे हैं, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव अब एक मंच पर नजर आएंगे। तो वहीं ये भी आपको बता दें कि अब इन दोनों के बीच में जो पेच फंसेगा वो पेच है वो सीटों का फंस सकता है ये पेच। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने शपथ ली है कि 2022 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे, तो अब ये शपथ उनकी कितनी कारगर होगी ये भी देखने वाली बात होगी। मुद्दे पर वापस आते हैं और आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से यूपी की जो चुनावी बिसात है वो बिछ चुकी है और पूरी तरीके से जो राजनेता हैं वो अपने दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं 2022 का जो रण है वो जीतने का प्रण ले चुकी हैं। और फिलहाल यूपी में जिस तरीके से रैलियों का रेला बना हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात कर लें या अखिलेश यादव की बात कर लें या सीएम योगी की ही बात कर लें, तो लगातार इस समय एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ा काम करने के मूड में हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में पूरी तरीके से चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लुभावने वादों के जो मीठे रसगुल्ले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष जो है वो सरकार पर जुबानी तीर छोड़ रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जो मीठे रसगुल्ले हैं उसमें कितनी चाशनी 2022 के बाद देखने को मिलेगी या उनकी मिठास कितनी कारगर साबित होगी 2022 के बाद। क्योंकि घोषणा पत्र जो होता है सभी पार्टियां उसमें ऐसी बातें लिख देती हैं जो ज़मीनी हकीकत तो देखने पर मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अगर वो जो घोषणा पत्र में तमाम वादे होते हैं अगर वो साफ तौर पर जाहिर हो जाएं या ज़मीनी हकीकत पर आ जाएं तो सच में प्रदेश का विकास ही हो जाएगा। तो अब 2022 का जो रण है उसको जीतने के लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी अपनी यात्राएं चला रही है, अखिलेश यादव अलग यात्रा चला रहे हैं और प्रियंका गांधी जो हैं वो भी अपनी अलग यात्रा चला रही हैं, तो जिस तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर किस तरीके से वोटरों के ऊपर लुभावने वादों की बौछार की जा रही है। कोई आता है कि हम बिजली फ्री देंगे, कोई आता है कि हम पानी फ्री देंगे, तो कोई तो आता है कि हम बिजली और पानी दोनों फ्री देंगे।
और एक सियासी जमीन तलाशने की कोशिश करने के लिए कई पार्टियां इस समय कोशिश कर रही हैं। तो इसी पर आज की हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। आपको बता दें कि विपक्ष में अहम भूमिका रखने वाले संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। शौकत अली जी सपा से हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाते हैं, अपने बेबाक अंदाज के साथ जाने जाते हैं। और हमारे साथ शिवमंगल सिंह जी जुड़ चुके हैं, सरकार है इनकी। और फिलहाल चर्चा शुरुआत करते हैं और फिलहाल हम सीधे शिवमंगल सिंह से फिलहाल सीधे इस डिबेट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपने 5 साल में ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि जनता आपको 5 साल और मौका देगी। सरकार के कार्य जी जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। जी, किस तरीके से? आप देखिए, बुंदेलखंड है, वहाँ पानी की व्यवस्था गाँव तक पानी की व्यवस्था हो चुकी है। लगभग 50% गाँवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो एक विकास का मानदंड साबित होगा, उसका लोकार्पण एक पक्षी या कम से कम आधा अभी दिसंबर में ही तैयार हो गया है और उसका शुभारंभ किया जाएगा। आधा मार्च तक तैयार हो जाए। तो ये विकास का मानदंड इसी प्रकार से पूर्वांचल में आप देखेंगे, पूर्वांचल के जो गंगा एक्सप्रेस वे और बलिया तक जो एक्सप्रेस वे बढ़ाए जा रहे हैं, इसका जाल बिछा दिया गया उत्तर प्रदेश में। ये विकास के क्रम में एक स्तंभ साबित होगा। इस प्रकार से एक उद्योग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जमीनी धरातल पर आप देखेंगे तो जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग को इतनी सहायता दी जा रही है, चाहे वो राशन, चाहे वो मकान हो, चाहे वो और सुविधाएं हो, जो आपका बीमारी से संबंधित उनके उपचार हेतु जो सुविधाएं दी जा रही हैं, तो 5 लाख रुपए तक की बीमारी के बारे में उनको सहायता दी। ये सारे मामले जो हैं जब लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त सरकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा मानना है जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भाजपा की बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, इसमें कोई शंका, कोई संदेह नहीं है। चलिए, इसका जवाब संदीप त्रिपाठी जी से ले सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे साथ पैनलिस्ट शिवमंगल सिंह जी जिस तरीके से बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, क्या ये सच में ये सारी चीजें जो हैं वो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो निचली श्रेणी में आते हैं, क्या उनके लिए फायदेमंद है? क्या वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे अपनी मर्सिडीज लेके जा पाएंगे? देखिए, जो एक्सप्रेस वे बने हैं उस पे 700 रुपए देंगे तो आप एंट्री कर पाएंगे, उस पे चल पाएंगे। तो ये गरीब आदमी की बस की बात है ही नहीं है। और उससे आप गरीबों से उद्धार होगा, कल्याण होगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ। इनकी सोच की बात अगर आप करेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो पिछली सरकार ने लेआउट दिया था और जो उसमें जिस हिसाब से बना रही थी, उसमें उसने कई जगह पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की व्यवस्था की थी, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोच ही नहीं है कि उससे उस रोड को गरीबों से जोड़ा जाए जो उससे बेनिफिट ले सके। तो अगर आप चलने की बात करते हैं तो अमीरों की मर्सिडीज 200 स्पीड में भाग जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन उससे आम आदमी को क्या भला होगा वो भाजपा ही बताएगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं विकास 2 तरीके का होता है, एक जो है समावेशी विकास होता है, एक जो स्पेशली मर्सिडीज के लिए होता है, जिसका भी आपने एग्जांपल दिया। ये सोच भाजपा की कभी भी नहीं रही है। कांग्रेस और भाजपा का एक बेसिकली अंतर ये है, एक ट्रेन के उदाहरण से मैं समझाता हूँ। कांग्रेस एक ट्रेन चलाती है, उसमें जर्नल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी सारे विकल्प रखती है। लेकिन जब भाजपा वही ट्रेन चलाती है, बुलेट ट्रेन का सपना देखती है जिसमें थर्ड क्लास जो है कोई व्यवस्था नहीं हो,
जिसमें जनरल की कोई व्यवस्था नहीं होगी, सबको इक्वल रखा जाएगा। अरे महोदय, एक अडानी की कमाई एक दिन की 1027 करोड़ है और एक किसान की आमदनी घटकर आपके समय में सिर्फ 27 रुपए रह गई है। बताइए दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है? गरीब और अमीर की खाई इनके सरकार में बढ़ी है। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम क्या लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, एक उसका एक छोटा सा खाका आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने अभी महिलाओं के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें हमने क्या क्या कहा है आपके माध्यम से भाजपा को भी बताना चाहता हूँ और जनता के बीच भी बात जाए। हमने ये कहा है कि 40% महिलाओं को हम नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, जो कि आज 9%। हम महिलाएं अगर बिजनेस करती हैं हम टैक्स छूट देंगे, अगर विधवा होती है उसको विधवा पेंशन देंगे, अगर आवासीय जो है खेल अकादमी बनाएंगे जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकें, रात की संध्या क्लास की व्यवस्था करेंगे। ये सब चीजें करके दिखाई और क्या किया ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन त्रिपाठी जी मानते हैं कि आप त्रिपाठी जी एक मिनट मानते हैं कि आप 32 साल से राज्य में नहीं हैं, लेकिन आप केंद्र में तो सिर्फ 7 या 8 सालें हुई होंगी कि आपकी सरकार गए हुए, लेकिन क्या तब केंद्र की तरफ से ये योजनाएं हो सकती थी क्या? जी, इसमें प्रिव्रत जी बहुत बढ़िया सवाल है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले ही संभावित सवाल का हमने पहले ही कहा कि नहीं, अगर आप तब ये योजनाएं चला देते तो शायद आज बीजेपी में आगे बढ़ रही होती। किया है मैं बता रहा हूँ क्या किया, उस पे भी आ रहे हैं, थोड़ा हम अपनी बात रख दे। रखिए। उसमें 2 चीजें रह गई हैं, उसको मैं जोड़ दूं। पुलिस बल में 25% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं की बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त रहेगा, बस यात्रा फ्री रहेगी, 12वीं क्लास की बच्चियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को स्कूटी दिया जाएगा। ये कांग्रेस का महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो है। अब आ जाते हैं, अब प्रियव्रत जी अब आ जाते हैं आपकी बात पर। जब हमारी सरकार केंद्र में थी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के हर ब्लॉक में हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला, जिसमें 12वीं क्लास तक रहना, खाना और शिक्षा सब कुछ मुफ्त है। ये हमने पूरे देश में करके दिखाया और ये महिलाओं के लिए है। अगर आप ये अभी आपने कहा ना कि क्या कर सकते थे, तो ये हमने एक दिशा दी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने किया नहीं है, हमने किया और ये आगे की हमारी सोच है। अगर हमने 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त और हर ब्लॉक में एक विद्यालय खोलकर दिया है, भाजपा ने ऐसा क्या किया है? एक विद्यालय का नाम बता दे, ब्लॉक की बात छोड़िए, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, एक 10 जिलों का नाम बता दे जहां पर इन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय अलग से खोल कर दिया हो, जिसमें महिलाएं सुरक्षित रूप से पढ़ सकती हो, जहां आपने सुरक्षा उपलब्ध कराई हो। महिलाओं के प्रति इनकी सोच ये है कि अभी एक सवाल अनुप्रिया पटेल जी से पूछा गया कि अगर महिलाओं की इतनी बात हो रही है तो उनको चेहरा क्यों बना दिया जाए। तो अगर भाजपा को लगता है कि इनके पास तो उत्तर प्रदेश में महिला चेहरा नहीं है, लेकिन इनकी सहयोगी पार्टी जो है अनुप्रिया पटेल जी, उनको मुख्यमंत्री का दावेदार पेश कर दीजिए। अगर महिलाओं को इतनी बात आप करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से आप सखियों को 3 दिन तक भोजन बिना, आप यहाँ तक कि जो बच्चियां 5,000 रुपए अगर इन्होंने बीएससी एजुकेशन के लिए दिया था, कुछ लड़कियों को मिला था, उनको भी बस से भरकर कि अगर 5,000 आपने लिया, आपको मोदी जी की रैली में चलना है। क्या कर रहे हो भाई? चलिए संदीप जी एक मिनट, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हम सीधे चलते हैं अपने गेस्ट शौकत अली जी के साथ, और ये सपा में नेता हैं, और इनसे पूछते हैं कि आखिर जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव यानी कि चचा भतीजे एक तो हो गए हैं, बातचीत भी हो गई एक होने की, लेकिन और प्रण भी ले लिया गया है कि अब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या ये मुख्यमंत्री बनाने की जो सोच है या जो सोच है, और उस पे क्या सीटों का पेच फंस सकता है क्या? देखिए दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, मन तो बना लिया, लेकिन शिवपाल यादव जी ने क्या मन बनाया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मन बनाएगी कि इसे मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे मन बनाने से कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता मत देकर यह तय करती है कि कौन कुर्सी पे आश्रित होगा और कौन नहीं आश्रित होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जो जनसैलाब आपको दिख रहा है, ये सत्ता परिवर्तन की ओर है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया था भारतीय जनता पार्टी पर, और ये भरोसा जताया था कि हो सकता हो ये लोग कुछ अच्छा करने का काम करेंगे।
4.5 वर्ष हो गए और उत्तर प्रदेश की जनता ने जब जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा तो इन लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान का जवाब दिया, कभी चीन पाकिस्तान का जवाब दिया, तरह तरह की बातें करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहे। नौजवान हमेशा सवाल पूछता रहा कि महाराज सिर्फ हम इतना बताने का काम कीजिए, हमने आपको वोट देकर इसलिए कुर्सी पे आसीन कराया था कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हमें नौकरियां मिल जाएंगी, हमें रोजगार मिल जाएगा। 4.5 वर्ष हो गए हैं, केंद्र की सरकार के 7 वर्ष होने वाले हैं। महाराज ना तो बार बार ये दावा करते रहते हैं कि आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। मुझे सिर्फ महाराज इतना बताने का काम कीजिए, कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी थी नहीं, सड़कें आज अच्छी है नहीं, रोजगार हमारे पास है नहीं। अभी आपने शुरू में ही सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या बताएंगे? 4.5 वर्ष आप सत्ता में रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देने का काम करेंगे और क्या बताएंगे, क्या कर हम आए इसलिए हमें वोट देने का काम करिए? भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जवाब नहीं दिया, फिर आपको इधर उधर घुमाने का काम किया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग बड़ी चर्चा करते हैं, चाहे देश के गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री साहब हो, सभी लोग कहते हैं राशन वितरण हो रहा, राशन फ्री में दिया जा रहा। अरे ये भी तो उनको बता दीजिए, ये चुनावी योजना है, सिर्फ मार्च तक दिया जा रहा है, मार्च के बाद आपको नहीं दिया जाएगा। ये क्यों नहीं बताते उत्तर प्रदेश की जनता? नहीं, ये तो भाई गलत बात है, ये तो गलत बात है कि जिस तरीके से ये योजना तो तब से चली आ रही जब से कोरोना काल में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौकत अली जी, शायद आपने देश के गृह मंत्री का भाषण नहीं सुना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ी जानकारी और बढ़ा लीजिएगा। मुझे नहीं, जानकारी तो फिलहाल बहुत है, मुझे पत्रकारों को अच्छी जानकारी होती है, नहीं होती है भी मुझे। भाषण को नहीं सुना, उनके भाषण को नहीं सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये चुनाव हम मार्च तक देने का काम करेंगे, यानी कि चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाए। तो आप क्यों इसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं? नहीं, तो आपका क्या कुछ टाइप है क्या इलेक्शन कमीशन के साथ, जो आपने ये जान लिया कि चुनाव मार्च में ही हो जाएंगे? ना अभी चुनाव की कुछ डेट डिसाइड हुई है, ना ही आपको बता दे कि अभी कुछ जी, तो मार्च तक की बात आप कैसे कह सकते हो? जिस तरीके से पहले नवंबर तक की बात थी, अब मार्च तक की बात है, तो ये तो बढ़ रहा है ना। जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कोरोना काल सामने आ रहा है, क्योंकि अब तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि मार्च तक तीसरी लहर खत्म होने की बात हो जाएगी। आप उनको राशन नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी देने का काम करिए। तीसरी लहर का अंदाजा लगाकर हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी करने का काम करिए। तीसरी लहर का अंदाजा लगाकर मेडिकल की व्यवस्था अच्छी करने का काम करिए। ये काम आपको उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं, ये तो काम फिलहाल करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनता को जरूरत है इनकी, और कोरोना काल में मैं भी मानता हूं जिस तरीके से इन्होंने अच्छा खासा ये रोल निभाया। रुकिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए शौकत अली जी। मैं आपकी बात मैंने सुनी है, मेरी बात आप सुन लीजिए, ठीक है? जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ था कि लोग पलायन कर रहे हैं और जो प्रवासी मजदूर थे वो पैदल आ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय इन्हें बसों की भी याद नहीं आई। बीजेपी वालों से मैं कह रहा हूं, उस समय इन्हें बसों की याद नहीं आई, और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं, उस समय इन्हें बसों की बात याद आ रही है। शिवमंगल सिंह जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं कि क्या यह बसें सरकारी बसें जो हैं, ठीक है, ये जो सरकारी बसें हैं जो जनता के टैक्स से चलती हैं, जनता के टैक्स से खरीदी जाती हैं, ठीक है, ये बसें आपके लिए हैं क्या? आपकी रैलियों में भीड़ होने के लिए हैं क्या? जो बसें लगाई जाती है उनका बाकायदा भुगतान किया जाता है। भुगतान कौन भुगतान करता है? कौन भुगतान, किस तरीके से आखिर भुगतान होता है? भुगतान वो जाता कहाँ है? पार्टी भुगतान करती है परिवहन विभाग को। अरे क्या कैसी बात कर रहे हैं उसका? जी को बताइए। नहीं, ये शायद होमवर्क करके नहीं आए अपना, हो सकता हो, ठीक है? कहाँ भुगतान होता है? आप मुझे रसीद दिखा दीजिए जहाँ भुगतान हुआ हो। अब ये उसका किसी न किसी विभाग से बजट बन के जाता है। लोगों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और बसें जा रही हैं रैलियों में। कोरोना काल का ही आप देखिए, कोरोना काल से ही मैं रिलेट करके दिखा रहा हूं आपको कि लोग सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं। मैंने खुद कवरेज की है कोरोना काल में। लोग कह रहे थे कि हम अपने घरों में अब एक सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन दिल्ली बिहार कमाने नहीं जाएंगे, और वो पैदल चल रहे थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। समाज सेवी उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं सूझा कि आपको भी कुछ करना चाहिए? नहीं, उस समय व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की आपने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, और जिस तरीके से ट्रकों में डीसीएम में लोग छुपा के जा रहे थे और उनसे भी सवाल पूछे जा रहे थे, ये व्यवस्था थी आपकी?
उस समय आप देखिए उत्तर प्रदेश में बारडा से लेकर के बारडा तक छोड़ा गया था तमाम आने वालों को, जो प्रवासी लोग आ रहे थे, जो गुजरात से, महाराष्ट्र से। तस्वीरें झूठ बोलती हैं शिवमंगल सिंह जी। जी, तस्वीरें झूठ बोलती हैं। जिस तरीके से लोग अपना दुखड़ा बयान कर रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल चले थे अपने घर को जाने के लिए, और आपकी आज ये बसें वही हैं जो नहीं चली थी तब कोरोना हो जाता, और आज कोरोना जब तीसरी लहर आ रही है तब आपको नहीं दिख रहा। आप रैलियों का रैला निकाल रहे हैं, और जो भीड़ है उसे शामिल करने के लिए बसों को लगाया जा रहा है। सरकारी बसें जो जनता के टैक्स से खरीदी गई हैं, जनता से आती हैं, या सरकार के कारखाने लगे हुए हैं जहां से पैसा आ रहा है बसों के लिए। नहीं, आप देखिए उस समय भी कोरोना काल के कारण वो बंद की गई थी, लेकिन कोरोना काल के कारण बंद की गई थी। अभी तो कोरोना काल है ही नहीं जो भीड़ हो ही जा रही है रैलियों के लिए। इस समय तो अब पार्टी कर रही है तो वो अपना भुगतान कर रही है उसका। वही बात आ जाती है ना शिवमंगल सिंह जी कि सब चुनावी माहौल है, बाकी कुछ नहीं है। अब चुनाव के आधार पर तो जो भुगतान हर जो भी सरकार आती है वो चुनाव में लगाती है तो उसका भुगतान करती है, चाहे कोई सरकार रही हो। चलिए त्रिपाठी जी से पूछ लेते हैं कि आखिर कितना भुगतान हुआ है, क्या करती है सरकार। देखिए प्रीवत जी, पहली बात तो मैं आपको जितनी बधाई दे सकूं, ये इतना कड़ा सवाल पूछने का आज ये मीडिया है ना, ये जो चौथा स्तंभ है ये भूल गई है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतना कड़ा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जो सवाल होना चाहिए इनसे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जनता की तरफ से दे रहा हूं, पार्टी की तरफ से नहीं दे रहा हूं। ये सवाल जनता के हैं और इनका जवाब इनको देना चाहिए। आप प्रतापगढ़ की, इलाहाबाद की, शाहजहांपुर की, हरदोई की सारी बसें आप लगा लेते हैं। आप बताइए वो जो जनता है वो कैसे जाएगी, उसके लिए क्या सुविधा कर रहे हैं। सारी बसों को आप अधिकृत कर लेते हैं और उसका पैसा सरकार देती है, उसका विभाग देता है। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देती है। आप इसीलिए एक चीज और देखिए, अभी आपने कहा कि मार्च में कैसे पता आपको कि चुनाव है। सच्चाई यह है कि मार्च में चुनाव हो के सरकार का गठन हो जाना चाहिए, जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको 6 महीने या तो आप डिले करिए, एक्सटेंशन दीजिए। उसके लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होता है, वो तब हो सकता है, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। नियमतः अब तक आचार संहिता लग जानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आचार संहिता लग जाएगी तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं ना सरकारी पैसे पर पर्यटन, ये बंद हो जाएगा। सरकारी पैसे पर जो प्रचार कर रहे हैं, जो सरकारी पैसों पे बुला रहे हैं, आज मैं बताऊं आपको, अभी जो इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ उसमें एक गद्दों का किराया जो टेंडर जारी हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। टेंडर कहेंगे तो मैं टेंडर दे दूंगा, आपको भेज दूंगा पीडीएफ। 75 रुपए एक गद्दे का किराया था, और 2000 अगर गद्दे मंगाए गए तो 1000 भेज के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2-2000 गद्दों की पेमेंट लिए। आप कितना भ्रष्टाचार करेंगे। आप बात करते थे शुचिता की, आप शुचिता की बात करके यहाँ पर आए थे। आज आप इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता मर गई, उसकी आमदनी घट गई, रोजगार चला गया। उसको एक कांग्रेस ने योजना लेके आई थी, न्याय योजना, उसके तहत 6000 रुपए महीने देने की बात थी कोरोना काल में। जो कामगारों के काम छूट गए उसकी आप बात ही नहीं करते हैं, और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी ये बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। उससे गरीबों को भला क्या होगा। आप क्या चाहते हैं कि गरीब मुक्त घोर बन जाए? आप क्या चाहते हैं कि आपके अनाज पर अधिकार रहे और आपकी गुलामी करे? बिल्कुल नहीं। वो चाहता है काम, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए अवसर, जो कि आप खत्म कर दे रहे हैं। लगातार आप बीएसएनएल बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सब कुछ बेचने पर तुले। शौकत अली जी से पूछ लेते हैं कि आखिर 2017 तक ये भी सरकार में रहे, और 4.5 साल में योगी सरकार ने कितना क्या काम किया है, और क्या कुछ जो योजनाएं हैं उन पर कितना क्या काम हुआ है। शौकत अली जी से पूछ लेते हैं आखिर। देखिए दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यदि काम किया होता तो मुझे लगता विपक्ष पे दोषारोपण करने की जरूरत ही ना पड़ती, और जब भी ये मंच पे खड़े होते तो अपने काम जरूर गिनाते। दुर्भाग्य है, चाहे ये टीवी पे हो या किसी मंच पे हो, जब भी जनसभा को संबोधित कर रहे होते तो अपने काम नहीं बता पाते हैं, विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो सामने जनता बैठी होती है, जो नौजवान बैठा होता है, जो किसान बैठा हो, वो आस भरी उम्मीद से देखता है कि हो सकता हो 2 शब्द हमारे लिए बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या काम किया वो बताने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में जन कल्याण जो योजनाएं वो चल रही वो बताने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि वो विपक्ष पे दोषारोपण करती रहती है सरकार, लेकिन अपनी जन कल्याण योजनाएं
बता नहीं पाते। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया होता तो मुझे लगता उत्तर प्रदेश की जनता को अवगत कराने का काम करती, अपनी योजनाएं बताने का काम करती कि हमने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे क्या काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश बता नहीं पाते क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कुछ किया नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है उत्तर प्रदेश की झूठी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता 22 में जवाब देकर हटाने का काम करेगी। देखिए, चलिए शिवमंगल सिंह जी काफी लंबे समय से कुछ बोलने को कह रहे थे, पूछ लेते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस से और सपा के साथियों द्वारा बताया गया कि कार्य नहीं हो रहा है। आप धरातल पर देखिए, आज ही देखिए अखबार में, दैनिक जागरण में छपा हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में हर अस्पताल में 100 बेड वाले की जगह 200 बेड करने के लिए कह दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। इसी प्रकार से आप देखिए महिलाओं के लिए देखिए कल ही संसद में कानून पास हुआ कि 21 वर्ष उनकी आयु कर दी जाए, इससे वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो। और आप ये देखिए महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना है बैंक सखी योजना, जो कि हर गांव में एक एक महिला को, 2-2 महिलाओं को जैसे जनसंख्या के आधार पर बैंक सखी बनाया गया है। जहाँ जो औरतें जा नहीं सकती बैंक, उन महिलाओं के द्वारा पैसा लेकर के जमा करके रसीद दी जाती है और वो बैंक में पैसा जमा किया जाता है, कल्याणकारी योजनाओं में लगा करके जो भी उनका ब्याज आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस प्रकार से क्षेत्र में बाल विकास परियोजना में आप देखिए बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और जैसा कि अभी कहा गया कि राशन मार्च तक ही देना जा रहा है, तो मैं ये बता दूं कि ये जो फ्री राशन दिया जा रहा है ये केवल कोरोना काल के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसको मार्च तक बढ़ाया गया है। जो पहले गरीबी रेखा से नीचे लोगों को दिया जा रहा था वो तो यथावत चलता ही रहेगा आगे, और हो सकता है कि इसमें आगे और भी मार्च के बाद निर्णय लिया जाए। ये अभी कैसे कह दिया कि मार्च के तक बंद हो जाएगा। नहीं, अमित शाह जी का एक भाषण मुझे याद आ गया था कुल मिला के, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च तक फिलहाल ये बढ़ाया गया है। तो मार्च तक बढ़ाया गया से क्या मतलब, ये लगातार चलता रहे तो शायद तारीफे को पुल और बन जाए बड़ा। नहीं, अब तो ये आगे निर्णय लिया जाएगा उस आधार पर। अभी तो केवल कोरोना काल के ही लिए स्वीकृत हुआ था ना, तो अगर इसका आगे बढ़ाया जाएगा पूरा तो उसका विधिवत एक वो लाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। नहीं, कानून तो सारे बनाने पड़ेंगे, कानून तो फिलहाल सारे बनते रहेंगे। कानून तो नोटबंदी का भी बना था, लेकिन उससे क्या कुछ फायदा हुआ? अब नोटबंदी के फायदा ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा, इसका जो आंतरिक प्रभाव हुआ है वो बहुत हुआ है। और आंतरिक प्रभाव हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम है वो 7वें आसमान पे हैं। नहीं, त्रिपाठी जी मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज। पूरे विश्व में इसकी प्रभाव है कोरोना के काल के कारण। जी अच्छा, एक बात बता दीजिए कि आखिर नोटबंदी जो हुई थी वो क्या मतलब मायने रख के की गई थी कि एकदम से ये नोटबंदी कर देंगे और फिर कोई भी मतलब जिसके पास भी काला धन होगा वो बैंक में उसको सफेद करने के लिए जाएगा और हम पकड़ लेंगे। कितने लोगों को आपने पकड़ा आखिर? अब ये जितने लोगों को पकड़ा नहीं गया, लेकिन आप ये देखिए कि तमाम जो ब्लैक काला धन था, तमाम करेंसी नष्ट की गई है उन्हीं लोगों के द्वारा, तमाम करेंसी फेंकी गई है उन्हीं लोगों के द्वारा, और कम से कम 10% करेंसी पकड़ में तो आई ही है। और आगे कुछ कारण बस संदीप जी मैं मौका दूंगा आपको ना, मैं मौका दूंगा आपको। अभी हेलो जी, शिवमंगल सिंह जी आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये बोल रहा था कि जो नोटबंदी की गई थी उससे बहुत जो बड़े बड़े जो काले धन के माफिया थे वो बिल्कुल चिन्हित हुए हैं और वो पकड़ में भी आए हैं, और उनका बहुत सा धन जब्त हुआ है, उन्होंने खुद नष्ट किया है। देश को कम से कम 10% तो फायदा हुआ ही है, कम से कम। चलिए त्रिपाठी जी से फिलहाल पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ नोटबंदी का फायदा हुआ था और किस तरीके से जो ये मामले सामने आए हैं कि कितने आंकड़े, कितने 10% लोगों को पकड़ा गया था या क्या कुछ पकड़ा गया था, उसमें कितने बीजेपी नेता शामिल थे, कांग्रेस के नेता शामिल थे या सपा के नेता या मुख्य विपक्षी दलों के नेता शामिल थे, या बीजेपी वालों को भी पकड़ा गया? जी, भाजपा के नेता बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंतरिक फायदा हुआ। आंतरिक फायदा नहीं होता तो 7 स्टार कार्यालय बन जाता। कोई पार्टी 50 साल से ज्यादा रूल करती है, उसका कार्यालय टूटा फूटा रहता है, इनका 7 स्टार कार्यालय बन जाता। मतलब 5 स्टार होटल होते हैं, उससे भी ऊपर 7 स्टार
कार्यालय बन जाता है दिल्ली में। नहीं, कार्यालय की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सुनिए, कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं प्रीवेश जी ये कह रहे हैं कि आंतरिक फायदा हुआ, वो मैं बता रहा हूँ कि आंतरिक फायदा हुआ और कैसे हुआ ये भी बता रहा हूँ प्रीवेश जी। तो 1 मिनट का समय लीजिए। आंतरिक फायदा भाजपा को बिल्कुल हुआ। भाजपा नोटबंदी की अगर बात करती है, आंकड़ा में दे देता हूँ, उसके बाद भाजपा को कैसे फायदा हुआ ये भी बताते हैं। 99.9% नोटें वापस आई। ये भारतीय सरकार रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, हमारे मित्र को नहीं पता है, इनको बता दीजिए। 99.9 यानी 0.1% नोटें नहीं आई। तो आप जो ये कह रहे हैं 10%, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये कोई इसका तथ्य नहीं है, सरकारी आंकड़ा आप रिजर्व बैंक पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कौन पकड़े गए, सबसे ज्यादा अगर कोई पकड़ा गया तो भाजपा के नेता पकड़े गए, इनकी ही सरकार जो उस समय रूल था उस हिसाब से। और उस समय 700 करोड़ रुपए अमित शाह की कॉर्पोरेटिव बैंक में जमा होते हैं, जिसको मात्र और मात्र 5 दिन की छूट मिली थी। नोटबंदी का आप याद कर लीजिए समय, 5 दिन का कॉर्पोरेटिव बैंक को मिला था समय कि आप जमा कर सकते हैं। उस 5 दिन में 700 करोड़ रुपए एक शाखा में जमा हो जाता है, जबकि ये संभव ही नहीं है। अगर आप नोटों को मशीनों से गिनेंगे तब भी आप गिनती नहीं कर सकते। आप बात करते हैं शुचिता की, आप करते हैं फायदे की। अब फायदा भाजपा को कैसे हुआ ये बता देता हूं। उसके साथ साथ एक योजना चल रही थी नोटबंदी के साथ साथ, फेयर एंड लवली स्कीम। याद कर लीजिए फेयर एंड लवली स्कीम क्या थी। फेयर एंड लवली स्कीम ये थी, नोटबंदी के साथ साथ चल रही थी। उसमें यह था कि अगर किसी के पास काला धन है, वो अपने आप आकर बताता है, तो उसको 50% पैसा सरकार को देना होगा और 25% पैसा उसको तुरंत मिल जाएगा और 25% पैसा 4 साल के लिए अवधि के रूप में जमा हो जाएगा। उस समय एक योजना चल रही थी फेयर एंड लवली स्कीम। उसमें हुआ क्या, नोटबंदी उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। क्यों और कैसे ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए उसमें स्कीम जो फेयर एंड लवली चल रही थी स्कीम, उसमें 50% किसी ने घोषित कर दिया, भाजपा का एक नेता एक घोषित कर दिया कि 100 करोड़ रुपए उसके पास है। 100 करोड़ घोषित उसने किया, 50 करोड़ रुपए उसने सरकार को दे दिए। 50 करोड़ में 25 करोड़ उसको नगद मिल गया, 25 करोड़ उसके एफडी के रूप में हो गया। उसी 25 करोड़ पे 100 करोड़ तक का लोन ले सकता है। अब इसमें घोटाला कैसे हुआ, इसमें मिलना किसको था, सिर्फ और सिर्फ बैंक के अधिकारी को, और उसके बाद रिजर्व बैंक के अधिकारी को, और नेताजी तो थे ही। तो इसमें घोटाला, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कानून के दायरे में संगठित लूट है नोटबंदी। तो ये लूट कैसे हुई आप समझिए। बैंक में पैसा जमा हो गया, पैसा नहीं जमा हुआ, 100 करोड़ जमा हो गए, वो रिजर्व बैंक में एक चेस्ट में गया, उसको डिस्ट्रॉय कर देना था, खत्म कर देना था। रिजर्व बैंक के अधिकारी ने उसको खत्म कर दिया। 100 करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए, 100 करोड़ पहुंच गए, 50 करोड़ रुपए एक भाजपा के नेता को फायदा हो गया और उसमें 25 करोड़ नगद मिल गए। 25 करोड़ के एफडी के रूप में 100 करोड़ का लोन ले लिया। ये इससे ज्यादा लूट और कैसे हो सकती है। आप पकड़िए, कैसे पकड़ सकते हैं। कानून के दायरे में संगठित लूट इसी तरह हुई है। इसी तरह भाजपा के लोगों ने संदीप त्रिपाठी जी अब फिलहाल यूपी पर आ जाते हैं। आंतरिक फायदा हुआ है, बहुत हो गई नोटबंदी, ठीक है, यही आंतरिक फायदा हुआ। संदीप त्रिपाठी जी फिलहाल अब यूपी पे आ जाते हैं। बहुत हो गई नोटबंदी, क्योंकि जिस तरीके से अगर नोटबंदी से अगर फायदा हुआ था, तो मैं तो चाहता हूं कि हर साल नहीं 5 साल में तो फिलहाल बीजेपी नोटबंदी कर ही दे, अगर उनकी सरकार रहती हो तो। ठीक है, चलिए फिलहाल शौकत अली के पास चलते हैं, और शौकत अली के पास चलते हैं और आखिर जानते हैं कि अगर चाचा भतीजे एक हो गए, ठीक है, और छोटे छोटे दलों को मिला के आप बड़े दल जो हैं वो साथ आके और आप पास हो गए, ठीक है, 2022 में आपकी सरकार बन गई, तो अगर जो बीजेपी शिलान्यास कर रही है उनका लोकार्पण क्या आपकी सरकार में हो पाएगा? देखिए दीक्षित जी, हमारा काम है उत्तर प्रदेश को विकास करना। जो काम भारतीय जनता पार्टी अधूरे करके छोड़ के जा रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कामों को बताकर ही पूरा करेंगे। हम उनका श्रेय लेने का काम नहीं करेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, वो करती रहे। हम बताएंगे कि वो अधूरा छोड़कर चले गए थे, उसको हम पूरा कर दे रहे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। आप 112 को फिर से 100 कर देंगे क्या? देखिए ये काम भारतीय जनता पार्टी का, ये काम हमारा नहीं है। हमें नाम बदल, सुन तो लीजिए, ये काम हमारा नहीं है। इस पे भी हम अगर मैं जवाब दूंगा दीक्षित जी, तो हम लोगों ने पूछा था एक बार इन लोगों से पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हमारे साथ चर्चा में थे। हमने कहा हमको महाराज एक बात समझ में नहीं आती आप लोगों की, आप बार बार चीजों का नाम क्यों बदल देते हैं। तो इन लोगों ने बताया कि बाहर से कुछ आक्रांता आए हुए थे, उन्होंने हमारे देश और प्रदेश के नाम बदल दिए थे, इसलिए हम नाम बदलने का काम कर रहे हैं। हमने कहा महाराज
चलिए बाहर से आक्रांता आए हुए थे, उन्होंने नाम बदल दिया, आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन महाराज हमको इतना बताने का काम करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्टेडियम बना है, किसी बाहर से हुए आक्रांता ने नहीं बनाया था, आपने उसका भी नाम बदल दिया। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस में 100 नंबर है, आप उसको 112 कर दे रहे हैं, ये किसी बाहर से आए हुए आक्रांता ने नहीं रखा था। इसी तरह ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को जो चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, उत्तर प्रदेश को शिक्षा चाहिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता को आज नहीं मिल रही है। नहीं, बिल्कुल काम किया गया है शौकत अली जी, बिल्कुल काम किया गया है। देखिए गोरखपुर एम्स का शिलान्यास हो गया है, यूपी में जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये हकीकत बात है। जिस तरीके से हालांकि मुंह की खाने के बाद से लाखों हजारों लोगों की जान जाने के बाद से होश तो आया है कि ऑक्सीजन प्लांट्स भी होना चाहिए, ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज जरूरत होती है सांस लेने के लिए या जिंदा रहने के लिए, तो उनका भी जिस तरीके से शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है, काम तो किए हैं बीजेपी ने, ऐसा तो नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को जब जरूरत थी तब ये जश्न मनाने का काम कर रहे थे। आप शायद भूल गए, इनके ही तमाम विधायकों ने, इनके ही तमाम सांसदों ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि महाराज उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है कि जिनको अति आवश्यकता हो उनको ऑक्सीजन दिया जाए। मैंने पूछा था कि महाराज ये अति आवश्यकता वाला पर्चा कहां बनता है, मुझे बता दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए ये अति आवश्यक जिनको जरूरत है। इस तरह के उत्तर प्रदेश में बयान दे देकर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहे और तमाम जाने उत्तर प्रदेश में चली गई। हम लोगों ने सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश की जनता स्वास्थ्य व्यवस्था, इलाज न मिलने के कारण तमाम लोगों की जाने जा रही। महाराज आप उन हॉस्पिटलों को खोलने का काम करिए जिन लोगों ने आज बंद कर रखा है, जिन लोग स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देना चाह रहे। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो लूट करने का काम कर रहे थे, हम लोग शिकायत दर्ज कराने का काम कर रहे थे। तमाम ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन के कारण जिनकी जाने जा रही थी और हम लोग कहते थे कि ऑक्सीजन है आपके पास पर्याप्त, लेकिन आपके लोग उसकी काला बाजारी में लगे हुए हैं, उसके रेट बढ़ाकर बेचने में लगे हुए हैं, वो देना नहीं चाहते, इसलिए उत्तर प्रदेश की तमाम लोगों की जाने गई। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती तो तमाम लोगों की जानें बचा सकती थी। तमाम छोटी मोटी बीमारियों से जवाब ले लेते हैं आखिर श्री मंगल सिंह, चलिए जवाब ले लेते हैं श्री मंगल सिंह। जैसा कि हमारे भाई सपा के प्रतिनिधि ने बताया, शौकत अली जी ने, मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी देखिए, आज ही समाचार है और आज ही जनपद सोनभद्र में एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है। इसमें 500 बेड का एक अस्पताल रहेगा, 300 स्टूडेंट्स के लिए उनका हॉस्टल और चिकित्सा संबंधी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस दौरान आप देख लीजिए 4-5 साल में अनेक अस्पतालों का निर्माण किया गया, दवाओं का वितरण किया गया, अस्पतालों में बेड बढ़वाए गए। ये कोरोना काल में एक जब प्राकृतिक विपदा एकदम से आई उस समय तो थोड़ा माहौल ऐसा था, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अन्य देश के प्रदेशों की अपेक्षा, चलिए मौका देते हैं फिलहाल बात रखने का। शौकत जी आपको भी दिया मैंने, अब मंगल सिंह जी को भी सुन लेते हैं। जी बताएं। मैं ये बताना चाहता था कि ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में स्थापित किए जा रहे हैं और हर बड़े अस्पताल में लगवाए जा रहे हैं। अस्पतालों का नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, दवाओं का वितरण समुचित कराया जा रहा है। सोनभद्र में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड बढ़वाने का आदेश कल ही जारी कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भागते हुए। हाँ, ये कोरोना काल में पहले जब प्राकृतिक विपदा आई थी उसको आप स्थिति को देखिए तो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से स्थिति को नियंत्रित किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। आप देखिए जो बड़े धनाढ्य प्रदेश कहे जाते हैं, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे, इन प्रदेशों की स्थिति की तुलना उत्तर प्रदेश से आप करिए। इतने बड़े प्रदेश को जिस प्रकार से कोरोना से मुक्ति दिलाई गई, नियंत्रित किया गया, वो एक सराहनीय कार्य है और जनता इसको देख रही है, समझ रही है। देखिए कोरोना पर तो नियंत्रण किया गया, लेकिन जिस तरीके से बता दें कि क्या ये जो सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक यूपी का एक छोटा सा जिला है, शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है, शाहजहांपुर। ठीक है, अभी यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। वहां पर एक पहले जिला अस्पताल था, ठीक है, जिला चिकित्सालय था, वहां पर उस चिकित्सालय का नाम बदल के रख दिया गया शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज। तो क्या ये सोनभद्र वाला मेडिकल कॉलेज भी वैसा ही होगा क्या, बस उसका नाम बदला जाएगा जिला अस्पताल का?
जिला अस्पताल को यहाँ तो शाहजहांपुर में अपग्रेड किया गया होगा, वहाँ अलग से स्थापित किया जा रहा है। जिला अस्पताल अलग है। बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछा था कि क्या वहाँ पर भी ऐसा ही होगा? नहीं, वहाँ जमीन चिन्हित की गई है, वहाँ से जिले हेडक्वार्टर से करीब 10 किलोमीटर दूर है वो। लेकिन ये फर्क क्या आया जी कि पहले जिला चिकित्सालय था, अब वो मेडिकल कॉलेज बन गया है? तो वो अपग्रेड भी तो किए जाते हैं, कुछ अपग्रेड किए जाते हैं, कुछ नए स्थापित किए जाते हैं। नहीं, अगर नया स्थापित हो जाता तो बेडों की संख्या भी बढ़ जाती और जो कोरोना काल में मृतक हुए हैं उनकी संख्या कम हो जाती। अब वो मृतक तो वो उस समय की स्थिति बड़ी भयावह थी और नियंत्रण एकदम से कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसी स्थिति आएगी। और पुरानी सरकारों के कारण कोई स्थापना ज्यादातर ध्यान न दिया जाना, एकदम नहीं 4.5 साल हो गए ना शिवमंगल सिंह जी, इसीलिए मैंने बस अपनी जानकारी के लिए पूछ लिया। 4.5 साल क्या अंतर, पिछला तुलना कर लीजिए और इस समय की तुलना कर लीजिए, बिल्कुल अंतर दिखाई पड़ेगा आज। चलिए अंतर के लिए चलते हैं शौकत अली जी के पास। क्या अंतर उनकी सरकार में था, अब क्या बीजेपी ने जो इतना ये विकास कर दिया है? अपने मित्र को करेक्ट कर दे प्रिवेश जी। जी प्लीज देखिए, अभी जिस सोनभद्र की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र को शायद पता नहीं है कि वहां पर भी इसी तरह मेडिकल जो जिला अस्पताल था लोड़ी हॉस्पिटल, उसको उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है। देखिए ये कर क्या रहे हैं आप समझिए, किसी मेडिकल कॉलेज के लिए जो प्रोविजन जो आईसीएमआर देता है, लाइसेंस देता है या अप्रूवल देता है, उसके लिए 100 बेड का मिनिमम हॉस्पिटल होना आवश्यक है। ये सरकार क्या कर रही है, हॉस्पिटल नहीं बना रही, जो हॉस्पिटल जिला अस्पताल है उसी को मेडिकल कॉलेज से जोड़ दे रही और सिर्फ बिल्डिंग बना दे रही है, उसी को मेडिकल कॉलेज कह दे रही। महाराज अगर आपको मेडिकल कॉलेज बनाना ही है, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो एक जिला अस्पताल है, एक नया मेडिकल कॉलेज बनाइए तो जिले को कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल तो एक और मिलेगा ना। आप मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जितने जिलों में इन्होंने अब तक घोषणा की है कि उन्होंने लोकार्पण कर दिया है, आज तक उसमें किसी भी कॉलेज में फैकल्टी नहीं है। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज के लिए कूड़ा प्रबंधन से लेकर कम से कम 19 प्रकार की स्वीकृति की जरूरत होती है, कोई भी परमिशन आज तक इनको नहीं मिली है, आईसीएमआर का लाइसेंस नहीं मिला है। कैसे? चलिए त्रिपाठी जी सुनिए, आप फिलहाल समय कम बचा है, लेकिन उससे पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं कि जिस तरीके से 2022 का बिल्कुल चुनावी रण बच चुका है, बिगुल फूक चुका है और बिल्कुल सभी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो हमारे नेताजी शौकत अली जी की पार्टी हो, सपा हो, या आपकी पार्टी हो कांग्रेस, या शिवमंगल सिंह की पार्टी हो बीजेपी, पिछले 4.5 साल से ये जमे हुए हैं सत्ता में। तो जान लेते हैं कि आखिर अब क्या कुछ तैयारी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 दिन में 2 बार दौरा हो चुका है काशी का, ठीक है, 28 तारीख को वो आ रहे हैं कानपुर में, ठीक है, और उसके बाद राहुल गांधी यूपी में सबसे ज्यादा फिलहाल अभी जरूरत है कांग्रेस को उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा भी देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज वो यूपी में होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड गए हैं यूपी छोड़कर। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर जब सब नेता अपनी सियासी डगर तय करने के लिए यूपी में डटे हुए हैं, क्योंकि यहां से केंद्र तक का रास्ता जाता है, और आज राहुल गांधी को वायनाड में होना चाहिए क्या? देखिए प्रिवेश जी, अभी जिस वायनाड की बात कर रहे हैं वहां से जो है सांसद है राहुल जी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल वहां पर जाना चाहिए। भाजपा के तरीके काम नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। भाजपा के तरीके से क्यों नहीं काम करती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी काशी दौरा है और जब वो काशी में था तब कांग्रेस वालों ने सवाल उठाया था ना। नहीं जी, कोरोना काल बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, कोरोना काल पे छोड़ दीजिए, कोरोना काल पे मत जाइए, नहीं जाएंगे कोरोना काल पे, हम अभी की बात कर लेते हैं। सियासी रण फिलहाल हमारी डिबेट का मुद्दा है। कार्यकाल देख लीजिए जी प्रिवेश जी, पिछला 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, कितनी बार काशी नहीं, 5 साल पे नहीं जाना, चुनाव छोड़ दीजिए, नहीं जाना प्रिवेश जी सुन लीजिए, चुनाव छोड़ दीजिए तो मोदी जी कहाँ आते हैं? नहीं आते क्यों? 2 बार आए हैं, चले जाए 2 बार आए हैं। पिछले 10 दिनों का आंकड़ा उठा लीजिए, 13 तारीख की बात कर लीजिए, आज 22 चुनाव है तो आएंगे। देखिए मोदी जी उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री ही नहीं है। कहीं पर भी अगर चुनाव होता है, बंगाल हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ जाएगी, रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाएंगे, पंजाब पहुंचेंगे, साफा बन जाएगा, पंजाबी बन जाएंगे। बहुरूपिया अगर कोई मतलब गिरगिट होता है वो शायद इन्हीं महाराज से ही सीखता हो।
रंग बदलना, भाषा बदलना, ये तरीका जो भाजपा का और मोदी जी का है ना, इसमें उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मतलब अगर ऑस्कर लाना होता तो मोदी जी अब तक 4-5 लोग डाला होते, इनको तो एक्टर होना चाहिए। नहीं, जवाब ले लेते हैं फिलहाल। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं शिवमंगल सिंह से कि अगर 2022 में फिर से आपकी जो सरकार अगर बनी तो आप क्या कुछ मुद्दों पर काम करेंगे या घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ घोषणा रह जाएगा? फाइनल कमेंट ले लेते हैं फिलहाल। नहीं, देखिए, भाजपा का जो भी घोषणा पत्र होता है उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। आपने पहले भी देखा होगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु अयोध्या था। आज नहीं त्रिपाठी जी प्लीज, नहीं त्रिपाठी जी मौका दिया गया आपको, ठीक है। अयोध्या का देखिए, अयोध्या से लेके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जितना कार्य किया गया, मेरठ सहारनपुर से लेकर के वाराणसी तक जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, और उधर उत्तरांचल से लेकर के जो दक्षिण झांसी तक जितना कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो एक्सप्रेस भी निर्माण किए जा रहे हैं, ये सब विकास के ही द्योतक हैं। चलिए फिलहाल शिवमंगल सिंह जी, फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है, माफी चाहेंगे, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से शिवमंगल सिंह जी जुड़े थे, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता संदीप त्रिपाठी जी जुड़े थे, और सपा से हमारे साथ शौकत अली जी जुड़े थे, और तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई। लेकिन जिस तरीके से सवाल फिलहाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर घोषणा पत्र जो है वो घोषणा ही क्यों रह जाता है? जो चुनावी रसगुल्ले फेंके जाते हैं वो जनता कैच तो कर लेती है, लेकिन अगर उन रसगुल्लों को फेंकने की बजाय उस रसगुल्ले को खरीदने के लायक जनता को बना दिया जाए तो कुछ माहौल और ही होगा फिलहाल चुनाव का। फिलहाल 22 की जो फाइट है उसमें भी अभी भी भौकाल टाइट है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।